राम राम कोडेस। आज हम लोग बात करेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रॉब्लम के बारे में। एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम लोग उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। तो सबसे पहले इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि मेरे पास एक बैग दिया हुआ है, ठीक है, जिसका वेट है, वेट कैपेसिटी है सी। वेट कैपेसिटी क्या है कि इसमें आप सी कैपेसिटी तक, मतलब सी केजीज तक के ऑब्जेक्ट डाल सकते हो। मतलब मान लो मेरे पास एक थैली है जिसका वेट है, कैपेसिटी है 20, तो मैं इसमें इतने वेट डाल सकता हूँ जिनका क्यूमुलेटिव वेट 20 केजी से लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। 20 से ज्यादा आप वेट इसमें नहीं डाल सकते। और आपके पास एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। हर एक ऑब्जेक्ट का आपके पास दो वैल्यू है। एक उसका वैल्यू मतलब प्रॉफिट, उस ऑब्जेक्ट को आप ऐड कर रहे हो तो आपका कितना वैल्यू ऐड हो रहा है। एंड सेकंड उसका एक वेट, ठीक है, कि इस ऑब्जेक्ट का वेट इतना है। तो आपको क्या करना है कि आपको इसमें एन ऑब्जेक्ट में से सिलेक्ट करके कुछ कुछ ऑब्जेक्ट को आपको इस बैग में इंसर्ट करना है सच दैट उनका जो वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू, उनका वैल्यू का सम मैक्सिमाइज होना चाहिए। एंड जो वेट है उन सभी का क्यूमुलेटिव वेट, वो क्यूमुलेटिव वेट शुड बी लेस देन और इक्वल टू द वेट कैपेसिटी ऑफ द बैग। तो बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सोचें तो क्या है इस प्रॉब्लम में, ठीक है, इस प्रॉब्लम में मेरे पास एक बैग है जिसका कैपेसिटी है सी। अब हम लोग हर एक ऑब्जेक्ट पे जाएंगे और सोचेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को हम लोग रखें या ना रखें, रखें या ना रखें, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए हम ये बात सोचेंगे, ठीक है। तो एक बार सिंपली से इसको हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज मैं किसी एक ऑब्जेक्ट पे गया, इस ऑब्जेक्ट का वेट है डब्ल्यू एंड मेरे बैग का होल्डिंग कैपेसिटी एट दैट मोमेंट इज सी, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है दैट इज ग्रेटर देन सी, मतलब इस ऑब्जेक्ट का वेट से 20 केजी है एंड मेरे बैग का होल्डिंग कैपेसिटी करेंटली 10 केजी है। तो इस ऑब्जेक्ट को तो मैं कभी भी इंसर्ट ही नहीं कर सकता अपने बैग में। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को स्किप कर जाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग इंसर्ट नहीं करेंगे अपने बैग में। नाउ सेकंड केस पे आते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है दैट इज लेस देन और इक्वल टू आवर कैपेसिटी ऑफ द बैग, कि इसका वेट सपोज 5 केजी है और मेरे बैग का कैपेसिटी अभी 10 केजी है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने बैग में इंसर्ट कर भी सकते हैं अगर इससे मेरा जो वैल्यू है मैक्सिमाइज हो। और अगर मेरा वैल्यू मैक्सिमाइज में इसका ऑप्शन, मतलब इसका कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस केस में क्या क्या ऑप्शन आएंगे मेरे पास, एक कि मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और दूसरा इस ऑब्जेक्ट को मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। बहुत ही सिंपल, यही सारे चॉइसेस है। आप एक बार ध्यान से सोचो कि अगेन ऑब्जेक्ट का वेट अगर कैपेसिटी से ज्यादा है तो उस केस में आप कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते अपने बैग में। सेकेंड केस, अगर इसका वेट, ठीक है, आपके होल्डिंग कैपेसिटी से कम है तो आप इसको रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। अगर आपका ये जो मैक्सिमम वाला आंसर आने वाला है उसमें अगर ये कंट्रीब्यूट करेगा तो रखने में फायदा है, और अगर नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है तो इसको रिजेक्ट करने में फायदा है। ये आपको बिफोर हैंड तो पता होगा नहीं, तो आप दोनों केस के लिए आंसर को निकालोगे। अब एक बार ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसको हम लोग ड्राई रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास चार ऑब्जेक्ट्स हैं और आपका वेट कैपेसिटी 20 केजी दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे आते हैं। हमारे फर्स्ट ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, 10 केजी, एंड वैल्यू भी इसका क्या है, 10। और करेंटली अभी तक मैंने कुछ भी वैल्यू तो ऐड किया नहीं है अपने बैग में, तो इस बैग का कैपेसिटी पूरा इंटैक्ट है, 20 केजी आप इसमें ऐड कर सकते हो। और अभी तक कुछ भी ऑब्जेक्ट है नहीं, तो अभी तक इसमें टोटल जितने भी ऑब्जेक्ट है उनका प्रॉफिट जीरो। अभी मैंने डिसाइड किया कि मैं इस ऑब्जेक्ट को अपने बैग में इंसर्ट करूंगा। कर सकता हूँ, इसका कैपेसिटी, इसका वेट जो है अभी कैपेसिटी से कम है, तो मैं आराम से इंसर्ट कर सकता हूँ। तो इसको जैसे ही मैंने इंसर्ट किया, इस बैग का रिमेनिंग कैपेसिटी कम के हो गया 10, और टोटल वैल्यू हो गया इस बैग के अंदर अगेन 10। फर्दर आगे बढ़ते हैं, सेकेंड ऑब्जेक्ट पे आते हैं। सेकेंड ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, सेकेंड ऑब्जेक्ट का वेट है 5 एंड वैल्यू है 2। एंड अभी टोटल मेरे वेट का, बैग का रिमेनिंग होल्डिंग कैपेसिटी कितना बचा हुआ है, 10, क्योंकि 10 केजी का तो ऑलरेडी मैंने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एक बार मैं इंक्लूड कर लेता हूँ। इसको अगर मैं इंक्लूड कर लूंगा तो मेरा बैग का रिमेनिंग कैपेसिटी क्या बचेगा, 5, क्योंकि पहले से 10 केजी का था एंड फर्दर मैंने एक और 5 केजी का इंसर्ट कर दिया। तो बैग का रिमेनिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि 15 केजी का मैंने इंसर्ट कर लिया है। और वैल्यू कितना हो जाएगा रिमेनिंग, जो प्रीवियस वैल्यू था उस पे और 2 वैल्यू ऐड कर दिया मैंने, तो टोटल वैल्यू हो जाएगा 12। अब फर्दर आगे बढ़ते हैं, जो थर्ड ऑब्जेक्ट है उसका वेट है 10 केजी।
और वैल्यू है 1, और बैग का भी रिमेनिंग कैपेसिटी है मेरा 5। तो इस ऑब्जेक्ट को तो मैं चाह के भी अपने बैग में इंसर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसका वेट मेरे कैपेसिटी से ज्यादा है। फोर्थ ऑब्जेक्ट पे जाते हैं, तो इसका भी वेट 10 kg है, तो इसको भी मैं चाह के इंक्लूड नहीं कर सकता, क्योंकि इसका वेट जो है मेरे कैपेसिटी से ज्यादा है। तो अगर इस तरीके से मैं जाऊं, फर्स्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लूं, तो द मैक्सिमम आंसर आई कैन गेट इज 12। फर्दर आगे बढ़ते हैं, अगर मान लो मैं सेकंड ऑब्जेक्ट को नहीं सिलेक्ट करके मैं थर्ड ऑब्जेक्ट पे चला जाता हूँ, तो थर्ड ऑब्जेक्ट पे मैं गया। थर्ड ऑब्जेक्ट का वैल्यू कितना है? 1, और वेट कितना है? 10। एंड करेंटली, मतलब अभी मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट को नहीं लिया है, तो मेरा बैग का होल्डिंग कैपेसिटी कितना है? 10। ठीक है। और अभी तक टोटल जितने भी वैल्यूज मैंने ऐड किए उन सब का वैल्यूज है 10। जितने भी ऑब्जेक्ट मैंने ऐड किए उन सभी का वैल्यू है 10। अभी इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसको, इसका जो वैल्यू है, अभी तक जो भी वैल्यू मैंने एक्युमुलेट किया था, वो वैल्यू इंक्रीज होके हो जाएगा 11। एंड बैक का जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो घट जाएगा, और ये हो जाएगा 0, क्योंकि मैंने दो ऑब्जेक्ट इंक्लूड कर लिया और दोनों का वेट हो गया है आपका 20। तो खत्म कहानी। अब कोई भी आप ऑब्जेक्ट को इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि आप आपका बैक का होल्डिंग कैपेसिटी हो चुका है 0। एंड जैसे आप फोर्थ ऑब्जेक्ट पे जाओगे, इसका वेट है 10, तो आप इसको इंक्लूड अगेन कर नहीं सकते। तो अगर आपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट के बाद थर्ड ऑब्जेक्ट को इंक्लूड कर लिया, सेकंड ऑब्जेक्ट को स्किप करने के बाद, तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट 11 गेन कर सकते हो। फिर इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग फर्स्ट सेकंड ऑब्जेक्ट को भी रिजेक्ट कर रहे हैं, थर्ड ऑब्जेक्ट को भी रिजेक्ट कर रहे हैं, और अब हम लोग फोर्थ ऑब्जेक्ट पे आ रहे हैं। तो पहला केस हम लोग क्या करते हैं कि फोर्थ ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं। ठीक है। फोर्थ ऑब्जेक्ट को हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि इसका वेट है 10, और अभी मेरे बैग का रिमेनिंग कैपेसिटी भी है 10, तो इसको हम लोग ले लेते हैं। तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे इंक्लूडेड ऑब्जेक्ट्स का? 13। और बैक का टोटल रिमेनिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि मैंने पूरा ऑप्टिमाइज यूज कर लिया है। तो इस तरीके से टोटल वैल्यू क्या आएगा? 13। ठीक है, 13 आ रहा है। तो ठीक है, अगेन इससे 13 वैल्यू आ गया। अब एक और ऑप्शन हम लोग क्या करते हैं कि फोर्थ वाले जो ऑब्जेक्ट है उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा फाइनली? मेरे पास अब तो और कोई सिलेक्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं है। टोटल वैल्यू जितने मेरे बैग में है, उसका वैल्यू है 10। और अभी भी मेरे बैग का होल्डिंग कैपेसिटी 10 बचा हुआ है, जिसको मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। तो एक इस तरीके से आंसर आ जाएगा आपका 10। तो दीज आर ऑल द ऑप्शंस। अभी इन सभी में से मैक्सिमम कौन सा है? ये है मैक्सिमम। तो मैं इसको पिक करने वाला हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने सेकंड वाला ऑब्जेक्ट और थर्ड वाला ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट करके मैंने फोर्थ वाले ऑब्जेक्ट को लिया। ऑल दो जब भी मैं इनसे क्वेश्चन पूछ रहा था, तो इनका जो वेट का कैपेसिटी था, वेट जो इनका था, वो कैपेसिटी से छोटा था या फिर बराबर था, पर फिर भी मैंने इनको रिजेक्ट किया। तो यही केस आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर ऑल दो ये एक्युमुलेट कर सकते थे हम लोग इसको, पर हमने रिजेक्ट किया, और फर्दर आगे वाले ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट किया। ठीक है, क्योंकि उससे मेरा वैल्यू मेरा मैक्सिमाइज हो रहा है। तो इसी तरीके से ये हमने इधर के लिए फ्लो चार्ट बनाया। अब अगर मान लो मैं 10 को रिजेक्ट कर देता पहले ही स्टेप पे, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसी को मैं नहीं लेता, तो उसके लिए इसी तरीके से अलग से आपका डायग्राम बनेगा, जिसको आप अलग से बना के देखना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये आई होप कि आपको चॉइसेस क्लियर हुए होंगे, किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब इसको हम लोग सोचे कैसे, टैबलर डीपी में हम लोग इसको किस तरीके से उतारें। तो सबसे पहले जो सोचने वाला बात है वो ये है कि अगर मेरे पास बेस केस क्या है, सबसे पहले बेस केस हम लोग सोचते हैं। अगर मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट ही नहीं, तो व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट आई कैन गेट? अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो मैं सिलेक्ट किसको करूंगा? तो उस केस में मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट आई कैन गेट इज 0। सेकेंड केस, अगर मेरा होल्डिंग कैपेसिटी जो है दैट इज 0, तो उस केस में मैक्सिमम प्रॉफिट आई कैन गेट, कितना प्रॉफिट मैं गेट कर सकता हूँ? हर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट 0 नहीं होने वाला है, हर किसी का वेट 0 से बड़ा होगा, 1 होगा, 2 होगा। तो अभी मेरा होल्डिंग कैपेसिटी 0 है, तो उस केस में मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कितना निकाल सकता हूँ? 0, क्योंकि अभी मेरा होल्डिंग कैपेसिटी 0 है। तो दिस इज द बेस केस। अब हम लोग डीबी की तरफ किस तरीके से बढ़े? किसी भी मैं ऑब्जेक्ट पे जा रहा हूँ, ठीक है, किसी भी मैं ऑब्जेक्ट पे जा रहा हूँ, और उस टाइम पे जैसे मैं सेकंड ऑब्जेक्ट पे गया, और उस टाइम पे मेरा वेट होल्डिंग कैपेसिटी है से 10 kg। मैं सेकंड ऑब्जेक्ट पे गया, और अभी मेरा वेट का होल्डिंग कैपेसिटी है, बैक का होल्डिंग कैपेसिटी है 10 kg। तो उससे मेरा कितना प्रॉफिट आया, ये मैं स्टोर करूंगा। ठीक है। तो डीपी का एक एक जो स्टेट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, कि अभी मेरे पास एरे में आई नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, और बैग का जो मेरा बैग है उसका कैपेसिटी होल्डिंग का जे है। और इस कंडीशन में
मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कितना कर रहा हूँ, ये स्टेट करेगा, रिप्रेजेंट आपका डीपी ऑफ आई जे। आई क्या है मेरे पास, आई नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनसे मैं कितना मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, प्रोवाइडेड कि मेरे पास जे होल्डिंग कैपेसिटी है बैग का। अब हम लोग किस तरीके से चलते हैं टैबुलर डीपी में, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं मेरे पास बैग में सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट है। और बैग का मेरा होल्डिंग कैपेसिटी हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर के C तक में इंक्रीज करेंगे, कि मेरे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट है इंक्लूड करने के लिए, और मैं मेरा बैग का होल्डिंग कैपेसिटी है 1 2, देन इस तरीके से हम आगे बढ़ा के C तक लेके जाएंगे। फिर फर्दर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है सिलेक्ट करने के लिए, और मेरा बैग बैग का होल्डिंग कैपेसिटी मैं अगेन वेरी कराऊंगा 1 से लेकर के C तक। देन अगेन मैं आगे बढ़ूंगा, मेरे पास तीन ऑब्जेक्ट हैं, और बैग का होल्डिंग कैपेसिटी अगर मान लो 1 से लेकर के C तक है, तो मेरा कितना मैं वेट कितना मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। फर्दर मेरे पास चार ऑब्जेक्ट्स हैं, और उससे मेरे बैग का मैक्सिमम प्रॉफिट मैं कितना निकाल सकता हूँ, प्रोवाइडेड मेरा कैपेसिटी जो है 1 से लेकर के C तक वेरी कर रहा है, ठीक है। तो फाइनली जो मेरा आंसर होगा वो होगा कि मेरे पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, और मेरे बैग का होल्डिंग कैपेसिटी है C, तो मेरा कितना मैक्सिमम प्रॉफिट है, ये मेरे को क्या रिप्रेजेंट करके देगा, कि मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और मेरा बैग का होल्डिंग कैपेसिटी है C, तो मैं कितना मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल पा रहा हूँ, ठीक है। तो वेरी सिंपल। अब इसको हम लोग डीपी में किस तरीके से उतारेंगे, इसका इम्प्लीमेंटेशन एक बार देख लेते हैं कोड में। अगर आपको ये वाला पार्ट समझने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि ये पार्ट अगर आप पहली बार देख रहे हो तो हो सकता है जीरो नैपसैक आपको टफ लगे, तो आप हमारे पीपीएस में भी देख सकते हो। पीपीएस के डीपी प्लेलिस्ट में हमने इस जीरो वन नैपसैक प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। वहां पर हमने रिकर्सिव प्लस मेमोराइजेशन कोड को भी डिस्कस किया है, रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन, और हमने टैबुलर फॉर्म को भी अच्छे से डिस्कस किया। तो वहां से अगर आप एक बार देख लोगे तो आपको ये वाला अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं उतना ही डिस्कस कर रहा हूँ जितना मुझे नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जरूरत पड़ेगा। तो किस तरीके से सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले मैंने डीपी को डिक्लेयर किया, और मैंने बेस केस के लिए सपोज जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। मतलब मैं इनिशियली क्या कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैं जीरो जीरो से पूरा, मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम तो इनिशियलाइज करता ही, तो इसके लिए मैं पूरा का पूरा एरे को ही जीरो से इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, हर एक ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा। अगर मान लो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, फिर मैं वेट को जीरो से लेकर के डब्ल्यू तक, या फिर 1 से लेकर के आप डब्ल्यू तक भी कर सकते हो, क्योंकि जीरो केस तो हमने ऑलरेडी हैंडल कर लिया है। 1 से लेकर के डब्ल्यू तक हम लोग इटरेट करेंगे। अभी जो करेंटली ऑब्जेक्ट है, जो ith ऑब्जेक्ट है, उसका वेट मेरे होल्डिंग कैपेसिटी से छोटा या बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग इसको इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे तो ये कितना वैल्यू लेके आएगा, इसका जो वैल्यू है वो लेके आएगा। और इसको अगर हमने इंक्लूड कर लिया तो लास्ट, जैसे ith ऑब्जेक्ट को हमने इंक्लूड कर लिया, तो i-1th ऑब्जेक्ट तक जब मेरे पास ऑप्शन था और इसको इंक्लूड किया है, तो इसका वेट भी आ चुका है। तो इसका वेट तो हमने ले ही लिया है, तो रिमेनिंग मेरा बैक का वेट कितना बच रहा है, टोटल वेट जो अभी के लिए जे है, माइनस इस ऑब्जेक्ट का वेट, ठीक है। तो आप बता दो कि जब मेरे पास i-1 ऑब्जेक्ट्स थे और उस टाइम पे मेरा बैक का कैपेसिटी जे माइनस वेट था ऑफ दिस ऑब्जेक्ट था, तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या निकल के आ रहा था, ये आप मेरे को बता दो। और इसमें मैं इस वैल्यू को ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ले ले रहा हूँ तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है। वर्सेस एक ये भी ऑप्शन हो सकता है कि इस ऑब्जेक्ट को मैं रिजेक्ट करूं। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं रिजेक्ट करता हूं तो व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट आई कैन गेट, मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा उतना निकलेगा कि अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं नहीं लेता, मतलब मेरे पास आई ऑब्जेक्ट्स हैं, मेरे पास i-1 ऑब्जेक्ट था और मेरा बैक का होल्डिंग कैपेसिटी जे था, तो अगेन इस केस में जितना भी मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा था वही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। एल्स क्या हो सकता है कि अभी क्या है कि इसका वेट जो है मेरा होल्ड बैक की कैपेसिटी से कम था, तो मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। कम या बराबर था तो मैंने इंक्लूड कर लिया। अगर इसका वेट मेरे बैक के होल्डिंग कैपेसिटी से ज्यादा होता तो मैं क्या करता, अगेन पीछे वाला आंसर को कैरी फॉरवर्ड कर देता और रिटर्न कर देता मेरा आंसर, ठीक है। और फाइनली जो मेरा आंसर होता अगेन डीपी ऑफ n कॉमा डब्ल्यू में स्टोर होता, जो कि हमने अगेन बात किया। हर एक स्टेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये समझ में आना चाहिए, बेस केस आपको समझ में आना चाहिए। बाकी इट इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम। डीपी ऑफ एन डब्ल्यू या फिर आई जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मेरे पास एरे में, या फिर अगर मेरे पास आई ऑब्जेक्ट्स हैं और मेरा बैक का होल्डिंग कैपेसिटी जे है, तो मैं कितना मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकता हूँ।
और फाइनली मेरे जो आंसर होगा वो होगा डीपी ऑफ एन डब्ल्यू में। वहां पर क्या होगा कि अगर मेरे पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं और बैग का होल्डिंग कैपेसिटी मेरा डब्ल्यू है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट आई कैन गेट। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। और अगर दिक्कत हो रहा है तो आप हमारे पीपीएस के डीपी वाले प्लेलिस्ट में जीरो नैपसैक का रिकर्शन और मेमोराइजेशन वाला कोड और टैबलर फॉर्म वाला कोड देख सकते हो, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। वहां पर बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में हमने इसको डिस्कस किया है। अब इस एक्सप्लेनेशन के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है जो अगेन इसी प्रिंसिपल को यूज कर रहा है। आप उस प्रॉब्लम को जाके एक बार अटेम्प्ट करो। आई एम वेरी मच श्योर कि अगर आपने इसको समझ लिया अच्छे से तो आप उस क्वेश्चन को भी बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो में, वेयर विल डिस्कस दैट क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को काफी अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया होगा, उसके बाद ही आप इस एक्सप्लेनेशन पे आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन अगेन बहुत ही सिंपल है। आपको क्या है कि आपको एन कॉइन पाइल्स दिए हुए हैं और हर एक कॉइन पाइल्स में आपको कुछ नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हुए हैं। आपको क्या करना है कि आपको एक अगेन एक नंबर दिया रहेगा के, उतने कॉइन्स आपको पिक करना है सच दैट आफ्टर पिकिंग दीज के कॉइन्स आपका जो सम है, द डिनोमिनेशन ऑफ कॉइन्स का, वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो किस तरीके से आप ऑप्टिमली पिक करोगे, ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो ये अगेन बहुत ही सिंपल, जीरो वन नैपसैक जैसा ही है। अगर आप किसी भी कॉइन पाइल पे हो, ठीक है, किसी भी आप कॉइन पाइल पे हो, तो आपको क्या डिसाइड करना है। सपोज आप किसी भी कॉइन पाइल पे हो, वहां पर से के का वैल्यू है 7 और उस कॉइन पाइल के अंदर में 5 कॉइन्स हैं। तो आप क्या क्या, इसमें आपके पास ऑप्शन है कि इस कॉइन पाइल से आप एक भी कॉइन सिलेक्ट नहीं करो और सातों के सातों जो कॉइन्स हैं वो आप इसके इसको छोड़ के जितने भी कॉइन पाइल्स है उससे आप पिक करो। सेकेंड ऑप्शन क्या हो सकता है कि आप इस कॉइन पाइल से एक कॉइन पिक करो और बाकी के 6 रिमेनिंग से पिक करो। ठीक है, ये जो 7 है ये आप रिमेनिंग से पिक कर रहे हो और ये करंट वाले से आप इतना 0 पिक कर रहे हो। फर्दर इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे, इससे 2 पिक कर सकते हो, 3 पिक कर सकते हो। इस तरीके से आगे जाते जाते इस कॉइन में जितना है, इस पाइल में जितना है उतना आप इससे पिक कर सकते हो और बाकी रिमेनिंग जो है आप बाकियों से पिक करने वाले हो। तो इस तरीके से आपको अलग अलग आपके पास ऑप्शंस है, आपको इन सभी ऑप्शंस को टटोलना है एंड आपको डिसाइड करना है कि इसमें मैक्सिमम आप किस तरीके से लेके आ सकते हो। ठीक है, तो ये चॉइसेस आपके पास बहुत ही क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। आई डोंट थिंक एक चॉइस सोचने में आपको कुछ दिक्कत हो रहा होगा। अगर यहाँ पर दिक्कत है तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सोचो कि किस तरीके से कॉइन पाइल आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। आपके पास किसी भी कॉइन पाइल में सपोज एन नंबर ऑफ कॉइन्स है और आपके पास के एक है कि हाँ आप टोटल आपको के कॉइन्स पिक करना है, तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं इस कॉइन पाइल से। आप फॉर करंट कॉइन पाइल आप इससे एक भी नहीं सिलेक्ट करो, एक सिलेक्ट करो से लेकर के आप मिनिमम ऑफ एन कॉमा के तक आप जाओगे और जितना हो सके आप पिक करोगे और उसके फर्दर जो है वो बाकियों पे डिसीजन डालोगे कि हाँ तुम लोग अपना बेस्ट पिक करके बताओ। मेरा अगर मेरे से एक ले रहे हो तो इतना वैल्यू आ रहा है और बाकी तुम लोग अपना बेस्ट मुझे बताओ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा ऐसा ही तो अप्रोच जाने वाला है। अब यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ आपका रिकर्सिव अप्रोच। थोड़ा सा यहाँ पर टैबुलर टाइप से हम लोग सोचने की कोशिश करते हैं। तो बेस केस क्या होगा, अगर मेरे पास एक भी कॉइन नहीं है, एक भी कॉइन पाइल नहीं है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम सम ऑफ देम कॉइन्स आई कैन पिक, दैट इज अगेन गोइंग टू बी 0। सेकंड, अगर मेरे पास के का वैल्यू 0 दिया हुआ है, के का वैल्यू 0 दिया हुआ है का मतलब क्या हो गया कि मेरे पास जो कॉइन पिक करने का नंबर है वो 0 हो चुका है। तो अब मैं कोई कॉइन ही नहीं पिक कर सकता, तो मैक्सिमम मैं सम कितना निकाल पाऊंगा, 0। ठीक है, तो अगेन इस केस में हो गया 0। तो अगर एन 0 होगा या के 0 होगा तो मैक्सिमम सम विच आई कैन पिक इज गोइंग टू बी 0। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोग टैबुलर डीपी में किस तरीके से चलते हैं, हम लोग वन एट अ टाइम चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास एक ही कॉइन पाइल है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि मेरे पास 2 कॉइन पाइल है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग धीरे धीरे करके आंसर लेके चलेंगे। सबसे पहले मेरे पास एक कॉइन पाइल है और के का वैल्यू फिर हम लोग बढ़ाएंगे 1 से लेकर के 7 तक लेके जाएंगे। फिर मेरे पास 2 कॉइन पाइल है अगेन, फिर वहां पर के का वैल्यू मैं 1 से लेके 7 तक मैं वेरी कराऊंगा और फिर देखूंगा कि हाँ वहां पर से किस तरीके से हम लोग आंसर लेके आ सकते हैं। तो ये अच्छे से तभी क्लियर होगा जब हम लोग इसको एक्चुअली में टेबल में भर के देखेंगे। तो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर से इंपॉर्टेंटली देख लो कि यहाँ पर ये कॉइन पाइल किस तरीके से, इसी पे हम लोग ड्राई रन करने वाले हैं। यहाँ पर एक कॉइन पाइल में मेरे पास 6 कॉइन्स हैं ऑफ डिनोमिनेशन 100 ऑल, और दूसरे कॉइन पाइल में मेरे पास 6 कॉइन्स हैं ऑफ 1 डिनोमिनेशन एंड अनदर एक कॉइन है मेरे पास 700 डिनोमिनेशन का।
ठीक है, तो दिस इज द केस। अब इसको टैबुलर फॉर्म में हम लोग फिल करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो हमने बेस केस फिल कर लिया है। बेस केस क्या है कि अगर n जीरो या फिर k जीरो है तो वहां पर आपको जीरो जीरो फिल करना पड़ेगा। अब इस रो पे आते हैं। इस रो पे अब सबसे पहले हम लोग को क्या मतलब हो गया, इस रो का मतलब किसी भी एक डीपी के स्टेट का क्या मतलब हो रहा है, डीपी ऑफ आईजे का क्या मतलब हो रहा है कि मेरे पास आई नंबर ऑफ कॉइन पाइल्स है, नंबर ऑफ कॉइन पाइल्स, आई रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कॉइन पाइल्स, एंड जे रिप्रेजेंट कि कितना मेरा कॉइन लेने का कैपेसिटी है। ठीक है, कितना लेने का कैपेसिटी है कॉइन पाइल्स का। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक ही कॉइन पाइल है और मेरे पास के का वैल्यू है 1। तो यहां पर से मैं डिसाइड करता हूं कि इस कॉइन पाइल से मैं एक भी कॉइन नहीं लेने वाला हूं। तो व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट आई कैन गेट। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है कि इस कॉइन पाइल से मैं एक भी नहीं ले रहा हूं, तो रिमेनिंग जितने भी कॉइन पाइल्स हैं मैंने बाकियों से लेना है। पर यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक ही कॉइन पाइल है, तो बाकी से तो क्या ही लेऊंगा मैं, क्योंकि एक ही कॉइन पाइल है एंड आई हैव डिसाइडेड कि मैं कुछ भी नहीं लेने वाला हूँ। तो इसके प्रीवियस वाले स्टेट में जो भी आंसर है वो हो जाएगा। फर्दर और क्या ऑप्शन हो सकते हैं कि इस कॉइन पाइल से मैं एक कॉइन पिक कर ले रहा हूँ। इस कॉइन पाइल से अगर मैं एक पिक कर ले रहा हूँ तो यहाँ पर से मेरा आउटपुट आएगा 100। ठीक है, तो इधर से अगर मेरे पास एक ही कॉइन पाइल है और उसमें मैं एक कॉइन पिक करने का डिसाइड कर रहा हूँ तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, फर्दर आगे बढ़ते हैं। एन का वैल्यू 1, के का वैल्यू 2। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास अगेन एक ही कॉइन पाइल है और के का वैल्यू 2 है, मतलब मुझे दो कॉइन पिक करना है। तो एक क्या ऑप्शन हो सकता है, एक ऑप्शन हो सकता है कि मैं इस कॉइन पाइल से अगेन जीरो पिक करूं, एक भी ना पिक करूं, और पूरा का पूरा मैं दूसरे वाले जितने भी रिमेनिंग कॉइन पाइल से उससे पिक करूं। एक हो सकता है कि मैं इसे 1 पिक करूं, एक हो सकता है इसे मैं 2 पिक करूं। अगर इससे मैं जीरो पिक करूंगा तो बाकी के जितने भी कॉइन है मुझे रिमेनिंग से पिक करने हैं, पर मेरे पास तो एक ही कॉइन पाइल है, तो इस केस में आंसर हो जाएगा जीरो। फर्दर अगर मैं इससे 1 कॉइन पिक करता हूं तो मेरा इस कॉइन का वैल्यू 100 है, इसको मैं पिक कर ले रहा हूँ, और बाकी का रिमेनिंग मैं बाकी की कॉइन पाइल से पिक करने वाला हूँ। तो बाकी की तो कोई कॉइन पाइल है ही नहीं, तो टोटल ये हो जाएगा फर्दर इसमें जीरो, और टोटल यहाँ पर हो जाएगा फाइनल 100। और दोनों के दोनों मैं इधर ही फिल कर इसी कॉइन पाइल से लेता हूँ, तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा मेरा 200। और बाकी तो कुछ लेना ही नहीं क्योंकि दो ही कैपेसिटी था और दोनों मैंने डिसाइड कर लिया कि इसी से मैं ले रहा हूँ, तो ये भी हो जाएगा अगेन 200। फिर फर्दर इसी तरीके से थ्री में भी आप जाओगे तो इसी तरीके से होगा, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। हमारे पास एक ही कॉइन पाइल है, अगर हम उसको छोड़ के किसी और के लिए छोड़ते हैं कि इस कॉइन पाइल को छोड़ के मैं दूसरे कॉइन पाइल से पिक करने वाला हूँ, तो उस केस में हमें मतलब कम आंसर मिलेगा एज कम्पेयर कि अगर हम पूरे के पूरे कॉइन्स को इसी कॉइन पाइल से ले रहे हैं तो हमें पूरा पॉसिबल आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर भी अगेन तीनों के तीनों अगर मैं इसी कॉइन पाइल से ले रहा हूँ तो मुझे 300 मिलेंगे, इस केस में 400, इस केस में 500, इस केस में 600। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर के का वैल्यू आपका 7 दिया हुआ है, पर यहां पर जैसा कि हमने पहले भी देखा था इस कॉइन पाइल में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 6 ही कॉइन थे। तो क्या होगा, मैं इस कॉइन पाइल से 6 ले लेता हूँ ना, इस कॉइन पाइल से मैं 6 ले लेता हूँ, और फर्दर मैं अगले कॉइन पाइल से कुछ भी नहीं लूंगा। ठीक है, और तो कोई कॉइन पाइल भी नहीं है, इसी कॉइन पाइल से मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि 6 का 6 मैं इसी कॉइन पाइल से ले ले रहा हूँ। ठीक है, तो इधर से मेरा 600 आंसर आ जाएगा। तो दिस इज हाउ आवर डीपी लुक लाइक्स, कि अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉइन पाइल होता और अगर मेरे पास के का वैल्यू 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, मतलब अलग अलग नंबर ऑफ कॉइन्स लेंगे कैपेसिटी होता, तो मेरा आंसर क्या आ रहा होता। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी आपको दूसरा कॉइन पाइल तो याद ही होगा, उसमें क्या था हमारे पास 6 वंस एंड देन फाइनली एक 700 था, और टोटल मेरा आंसर आना चाहिए 706। ठीक है, क्योंकि अगर ये 700 हम लोग पिक करना चाहते हैं तो उसके पहले का हम लोग को सारा 1 पिक करना होगा। और अगर आप कोई भी और वे लोगे कि आप अगर 100 को लोगे, ठीक है, इस कॉइन पाइल को हटा के आप इस कॉइन पाइल से कुछ 100 को पिक कर लोगे, तो आप फाइनली 700 को नहीं ले पाओगे। और अगर आप 700 को नहीं ले पा रहे हो तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट टू द बेस्ट आंसर। तो ये हम लोग देखते हैं किस तरीके से हमारे डीपी में अपीयर होता है। तो सबसे पहले अगर अब मैं मेरे पास दो कॉइन पाइल है, ठीक है, दो कॉइन पाइल है, इस स्टेट में जितने भी इस रो में जितने भी मैं
कैलकुलेशंस करने वाला हूँ, मैं इसको कंसिडर करके करने वाला हूँ कि अब मेरे पास दो कॉइन पाइल है, और मैं क्या कर रहा हूँ, उन सभी में से एक दो तीन से लेकर के कॉइन्स पिक करने जा रहा हूँ। ठीक है, फर्दर अब देखते हैं किस तरीके से काम होगा। तो सेकेंड कॉइन पाइल से फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डिसाइड किया कि मैं एक भी कॉइन नहीं लूंगा। सबसे पहले मेरे पास के का वैल्यू है 1, मतलब मेरे पास एक कॉइन लेने की कैपेसिटी है, एंड आई हैव डिसाइडेड कि मैं सेकेंड कॉइन पाइल से नहीं लूंगा। तो सेकेंड कॉइन पाइल को छोड़ के जो अ, और कॉइन पाइल्स है उससे मैं पिक कर रहा हूँ, करूंगा एक कॉइन। ठीक है, तो उसको छोड़ के तो रिमेनिंग एक कॉइन पाइल है मेरे पास, और उससे जब मैं एक कैपेसिटी में पिक कर रहा हूँ तो 100 आ रहा है, और इससे अगर मैं एक पिक कर रहा हूँ तो आ रहा है 1। ठीक है, अगर इस कॉइन पाइल से मैं एक पिक कर रहा हूँ तो उससे आ रहा है 100 आंसर, सॉरी 1 आंसर। और अगर इस कॉइन पाइल को हटा के जो रिमेनिंग कॉइन पाइल है उससे अगर मैं 100, सॉरी फर्स्ट एक कॉइन पिक कर रहा हूँ तो उससे आंसर आ रहा है 100। तो मैं यहाँ पर से इस कॉइन पाइल को हटा करके, इस कॉइन पाइल से नहीं पिक करके, मैं इसको रिमेनिंग, इसको छोड़ के जो भी कॉइन पाइल है उससे पिक करने वाला हूँ। तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 100, मैक्सिमम ऑफ दीज टू, ये हो जाएगा। क्योंकि स्टेट अगेन हमें पता है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि अगर मेरे पास आई नंबर ऑफ कॉइन पाइल्स हैं और मैं जे कॉइन पिक कर सकता हूं तो व्हाट इज द मैक्सिमम आंसर आई एम गोइंग टू गेट। ठीक है, फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब आगे मेरे पास टू वैल्यू, मतलब अब मैं दो कॉइन पिक कर सकता हूँ। अगेन यहाँ पर भी अलग अलग केस बनेंगे। एक, कि मैं इस कॉइन पाइल से एक भी नहीं पिक करूँ। ठीक है, दोनों का दोनों मैं इसके इसको छोड़ के जो भी कॉइन पाइल है उससे पिक करूँ। तो इसको छोड़ के जो भी कॉइन पाइल है, तो एक ही कॉइन पाइल है, उससे अगर मैं दोनों का दोनों सिलेक्ट करूंगा तो वो आंसर मुझे कब मिलेगा, यहाँ पर इस स्टेट में मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक ही कॉइन पाइल था और उससे मैं दोनों का दोनों सिलेक्ट कर रहा था, तो इस केस में आंसर आएगा 200। दूसरा केस क्या हो सकता है, कि इस कॉइन पाइल से मैं 100 सिलेक्ट, सॉरी एक एलिमेंट सिलेक्ट करूं, और अगले वाले से, मतलब इसको छोड़ के जो भी है उससे मैं एक और सिलेक्ट कर लूं। तो उस केस में आंसर क्या आएगा, एक आंसर आएगा आपका 1 + 100। ठीक है, 101। तो ये अगेन टोटल आंसर हो गया आपका 101। और एक मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इसी कॉइन पाइल से दोनों का दोनों पिक करूंगा, तो उस केस में आंसर आएगा आपका 2। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में दो एलिमेंट्स आपके पास टू ही हैं। तो इस तरीके से आपका आंसर आउट ऑफ ऑल दिस पॉसिबल कॉम्बिनेशन मैक्सिमम क्या आ रहा है, 200। तो आप 200 पिक कर लोगे। ठीक है, दोनों का दोनों आप दूसरे कॉइन पाइल से, मतलब फर्स्ट वाले कॉइन पाइल से आप पिक कर लोगे। इसी तरीके से आप भरते जाओ, यहाँ तक पे जो आपका आंसर है, सिक्स एलिमेंट तक आपका आंसर सेम आने वाला है फर्स्ट वाले कॉइन पाइल के हिसाब से। अब जब लास्ट कॉइन पाइल पे हम लोग गए, ठीक है, लास्ट केक पे हम लोग गए, ठीक है, तो लास्ट केक पे गए। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, कि एक, कि मैं इस कॉइन पाइल से, सेकंड कॉइन पाइल से एक भी कॉइन नहीं पिक करूं, और मैं छह का छह जो पिक कर रहा हूँ, मतलब सात का सात जो मैं पिक कर रहा हूँ वो प्रीवियस कॉइन पाइल से पिक करूँ। दूसरा क्या हो सकता है, मैं इससे एक पिक करूँ, पिछले वाले से छह। और क्या हो सकता है, इससे मैं दो पिक करूँ, पिछले वाले से पांच। तो ये सभी अब जो भी ऑप्शंस है मेरे पास, ये ऑलरेडी मेरे पास स्टोर्ड है। ठीक है, अब इससे मैं तीन पिक कर रहा हूँ, बाकी वाले से चार। तो इन सभी का आंसर मेरे पास ऑलरेडी स्टोर्ड है। इससे अगर मैं एक पिक कर रहा हूँ और बाकी वाले से छह, तो इस केस में आंसर मेरा क्या आएगा, क्या आएगा, 601। इस केस में क्या आएगा, 502। ठीक है, और फर्दर आप आगे बढ़ते जाओगे, इधर से जब आप सात और उधर से आप कुछ भी नहीं लोगे तो फाइनली आपका आंसर आएगा 706। एंड दिस इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर वी कैन हैव। तो हम लोग कुछ इस तरीके से इधर पूरा का पूरा एक ही कॉइन पाइल से पिक करेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू गिव अस द आंसर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा किस तरीके से टैबुलर फॉर्म भर रहा है। अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया है और आपने 01 नैपसैक वाले प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लिया है, तो आप इसका टैबुलर फॉर्म का कोड खुद से लिख सकते हो। और अगर आप लिख ले रहे हो तो आप खुद से एक बार अटेम्प्ट तो एटलीस्ट कर ही लो। और अगर नहीं लिख पा रहे हो तो नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग द कोड पार्ट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में। तो अब आ जाते हैं कोड पार्ट पे। तो सबसे पहले हमने डीपी डिक्लेयर किया है n+1 क्रॉस k+1 साइज का। और बेस केस अगेन जीरो होने वाला है जब हमारे पास n का वैल्यू जीरो और k का वैल्यू जीरो, उसके लिए। फर्दर अब हम आगे बढ़ते हैं, और जिस तरीके से हमने बात किया उसी तरीके से बिल्कुल ये कोड जाने वाला है। अगर मेरे पास आई नंबर ऑफ कॉइन पाइल्स है, ठीक है, आई नंबर ऑफ कॉइन पाइल्स है, और मेरे पास जे पिक करने का कैपेसिटी है, तो एक चॉइस मैंने क्या बोला था सबसे पहले, कि मैं इस जो फाइनल मैं अभी वाले कॉइन पेयर पे हूँ उससे मैं एक भी सिलेक्ट नहीं करने वाला हूँ।
तो उस केस में जो आंसर होगा वो क्या होगा, कि अगर मेरे पास ये कॉइन पाइल नहीं होता और मेरे पास कैपेसिटी यही होता, तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट मैं क्या निकाल पा रहा था, वही रेप्लिकेट हो जाएगा इधर, तो वही काम हो गया यहाँ पर। सेकेंड थिंग, कि अगर यहाँ पर से मैं क्या कर रहा हूँ, डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से कुछ पिक करने वाला हूँ, तो अगेन मैं क्या करूँगा, ऊपर से मैं पिक करने वाला हूँ, तो सबसे पहले मैं इनिशियलाइज कर लूंगा सम को जीरो से, कि मतलब इस कॉइन पाइल से मैंने कितने पिक किए हैं, तो जितने भी कॉइन पिक किए हैं तो उनका सम मैं रनिंग में निकालते चलूंगा, और कितने पिक किए हैं ये अगेन इधर से आ जाएगा। तो ये काम कब तक मैं करूंगा, जब तक मैं जितना मेरा पिक करने कैपेसिटी है उससे मैं कम पिक कर रहा हूँ, जैसे मैं उससे ज्यादा पिक कर लूंगा तो वहां से मैं ब्रेकआउट कर जाऊंगा। तो अभी सपोज मेरे पास पिक करने की कैपेसिटी है 1, और मैंने अभी तक एक भी पिक नहीं किया है, तो अभी चलेगा बात। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि एक इधर से पिक कर लूंगा। ठीक है, करेंटली इस एलिमेंट को मैं पिक कर लूंगा। अब मैं कंपेयर करूंगा, एक तो क्या केस हो गया कि अभी करेंटली करेंटली इसमें कौन सा वैल्यू है, करेंटली अभी इसमें ये वाला वैल्यू है, कि मैं इस वाले कॉइन पाइल से एक भी सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, और प्रीवियस वाले पाइल से मैं एक सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और सेकंड वाला क्या है, कि इस वाले कॉइन पाइल से मैं एक सिलेक्ट कर रहा हूँ, और फर्दर बाकी जितने भी कॉइन्स हैं वो मैं रिमेनिंग मतलब पिछले वाले कॉइन पाइल से सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये वाला केस इधर आ जाएगा, और एक और मैंने पिक कर लिया तो यहाँ पर पिक को मैं बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन आगे बढ़ते जाएंगे, और एक एक कॉइन पाइल जैसे जैसे इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट करेगा उस तरीके से हमारा ये आंसर अपडेट होते जाएगा। एंड फाइनली हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो इस तरीके से हमें फाइनल मिलेगा, डीपी ऑफ एन के पे। तो डीपी ऑफ एन के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जब फाइनली मेरे पास एन नंबर ऑफ कॉइन पाइल्स हैं और मेरे पास पिक करने कैपेसिटी है के, तो मैं कितना मैक्सिमम डिनोमिनेशन सम उठा सकता हूँ। तो उस केस में जो भी आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी माई आंसर, और इसको मुझे रिटर्न करना है, मैं रिटर्न कर दूंगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये पार्ट में आपको दिक्कत हो रही है तो आई वुड हाईली हाईली रिकमेंड यू कि आप हमारे पीपीएस के टैबलर फॉर्म वाले वीडियोस को फॉलो करके आओ। उधर से आप जब फॉलो करके आओगे तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो। सो दैट्स इट फॉर नाउ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छे डीपी के वीडियो के साथ। थैंक यू।